नमस्कार मित्रों। आज हम कविवर निराला जी और उनकी लंबी कविता राम की शक्ति पूजा पर चर्चा करेंगे। मित्रों, लंबी कविताओं में निराला कृत राम की शक्ति पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह निराला जी की वह कृति है, वह रचना है या एक ऐसी कविता है जो 312 पंक्तियों में लिखी गई है। निराला जी ने इस कविता को भारत में पहली बार, मित्रों भारत एक पत्र का नाम है, उसमें पहली बार 26 अक्टूबर 1936 में प्रकाशित करवाया। इसका सृजन भी 23 अक्टूबर 1936 को पूरा हुआ। जैसे ये पूरा हुआ, इन्होंने इस पत्र में इसका प्रकाशन करवा दिया। मित्रों, इस कविता के माध्यम से निराला जी ने पहली बार स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया है। जब कभी किसी भी प्रकार की नवीनता हमारे सामने आती है तो संभव है विभिन्न प्रकार की समस्याओं से उसे गुजरना पड़े। ऐसा होना लाजमी भी है, तो ऐसा होता है, परंतु हम इस कविता का अध्ययन उसमें नियत युगबोध और उसकी प्रेरणा का जब आदोपांत रसपान करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो हमें उन कवियों से निजात मिलता है जिन्होंने इस पर आक्षेप लगाने की कोशिश की है। इस कविता की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता मित्रों यह है कि ये कथात्मक कृति है, कथात्मक रचना है। और किसी भी प्रकार की कथात्मक रचना में निश्चित रूप से संश्लिष्टता का होना स्वाभाविक सी बात होती है। जब संश्लिष्टता होगी तो कहीं न कहीं समस्या आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम राम की शक्ति पूजा की चर्चा करते हैं तो यह एक सरल रचना है, यह एक सरल कविता है। इस कविता के हम कथानक की चर्चा करते हैं तो इस कविता का कथानक विश्वविख्यात प्रसिद्ध राम कथा है और राम कथा के एक अंश को इसमें अपनी विषय वस्तु के रूप में अपनाया है। मित्रों, अगर हम इसकी कथा या जो इस कविता में जिस अंश को लिया गया है उस पर प्रभाव की दृष्टि से देखें तो इसमें वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसी कृत रामचरितमानस की अपेक्षा कृतिवास कृत रामायण का प्रभाव अधिक देखा जाता है। आप समझ सकते हो, आप जान सकते हो, आप पहचान सकते हो कि बंगला भाषा में कृतिवास रामायण का महत्वपूर्ण योगदान है। और उस रामायण में एक अंश है जब श्री राम बार बार रावण को परास्त करने की कोशिश करते हैं, अपना बल, शौर्य, पराक्रम दिखाते हैं, इसके बावजूद भी वे रावण को परास्त नहीं कर पाते। तो किस प्रकार उनके मन में हताशा का आगमन होता है, किस प्रकार वो निराश होते हैं। इसी कथा को माध्यम बनाते हुए
उन्होंने शक्ति की उपासना को बताया है। इस कविता में निराला जी ने नवीनता लाया है। उन्होंने युगीन चेतना व युगीन चेतना के साथ आत्मसंघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर प्रभावशाली चित्रण किया है। तो आत्मसंघर्ष का और युगीन चेतना का समावेश करके निराला जी ने इसमें नवीनता ला दी है। मित्रों, बंगला क्षेत्र का बंगला में रचित कृत्तिवास रामायण का प्रभाव निराला जी पर पड़ना लाजमी था, क्योंकि निराला जी बचपन से लेकर के युवा अवस्था तक बंगाल में ही रहे थे और बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में शक्ति का रूप दुर्गा की पूजा होती है। जब ऐसे स्थान पर, ऐसे परिवेश में, ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने अपनी उम्र गुजारी तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उन पर पड़ा और वो प्रभाव उन्होंने अपनी रचनाओं में दर्शाया भी है। निराला जी का समय था ब्रिटिश शासन का। उस समय ब्रिटिश अधिकारी भारतवर्ष के राजनीतिकों, साहित्यकारों और आम जनता पर बड़े भयंकर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में निराला जी ने राम कथा को माध्यम बना करके युगीन चेतना को हमारे सामने ला दिया और निराश, हताश भारतीय जनता के मानस में एक नवीन चेतना लाने का प्रयास किया। तो मित्रों, इस कविता के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार निराशा, हताशा और हारे हुए मन में नवीन चेतना की जागृति लाई जा सकती है और किस प्रकार हम युगीन परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, लड़ने का साहस जुटा सकते हैं और उसके परिणाम स्वरूप ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ अगर देखा जाए तो एक कथा के रूप में होता है। कथात्मक रूप से शुरुआत होती है और उसका विन्यास घटनाओं के आधार पर इस ढंग से किया जाता है, उसे इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें स्वाभाविक रूप से ही नाटकीयता आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई नाटक हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है या नाटक का अभिनय किया जा रहा है और इसमें इतनी सजीवता है, इसके वर्णन इतने सजीव हैं कि ऐसा लगता है कि ये संपूर्ण घटना हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है। तो इस कविता की महत्वपूर्ण विशेषता होगी सजीवता, रोचकता। अगर हम इसका मुख्य विषय की चर्चा करते हैं तो मित्रों, राम की शक्ति पूजा कविता का मुख्य विषय है सीता की मुक्ति। रामायण का जो युद्ध है, रावण से श्री राम जो युद्ध करते हैं वो सीता की मुक्ति के लिए ही करते हैं। राम रावण का युद्ध इसलिए होता है कि रावण से सीता का उद्धार करवाना चाहते हैं। निराला युद्ध का वर्णन समाप्त कर शीघ्र से शीघ्र सीता की मुक्ति की समस्या पर आ जाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने देखो क्या लिखा है, रवि हुआ अस्त ज्यों तीखे पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। ध्यान दीजिए, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण
का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विद्रत तीक्ष्ण प्रकार वेग प्रखर सतशैल समरशील नील नभगर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह राक्षस विरोध प्रत्युहु क्रूद कपि विषम हो। तो निराला जी ये लिख करके ये बताना चाहते हैं कि यथाशीघ्र युद्ध का समापन हो और सीता की मुक्ति। मित्रों, इस कविता के माध्यम से निराला जी ने श्री राम को उनकी दिव्यता रूप से उतार करके साधारण मानव के धरातल पर ला करके खड़ा कर। उन्होंने इस कविता में राम की दिव्य रूप, उसके पारलौकिक रूप की विवेचना नहीं की। उन्होंने उन्हें साधारण मानव के रूप में वर्णित किया है और किस प्रकार युद्ध में वो थक जाता है, थक करके टूटता है, टूट करके निराश होता है और उस निराशा में व्यक्ति क्या सोचता है, क्या विचार करता है और क्या करने का मन में उत्सुकता और उत्कंठा होती है। इस बात को उन्होंने यहां दर्शाया है, जिसके मन में जय एवं पराजय का भीषण द्वंद्व भी चलता है और इस भीषण द्वंद्व में किस प्रकार एक अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाते हैं, ये स्थिति निराला जी ने यहां बताई है। श्री राम की जो वानर सेना है उसकी कैसी दशा है, वह तो स्वयं राम ही कहते हैं। स्वयं राम अपनी स्थिति के बारे में भी सोचते हैं। श्री राम की स्थिति भी बड़ी दयनीय है, जबकि श्री राम एक विशाल पर्वत की भांति है। इस समय ऐसा लगता है कि श्री राम एक विशाल पर्वत की भांति है और जिन पर छितराए हुए जो काले काले केश हैं वो रात्रि का शगन रूप है, अंधकार छाया हुआ है। और ये अंधकार है ऐसा प्रतीत होता है। अगर इसको प्रतीक योजना के तहत माना जाए तो ऐसा लगता है ये पराजय को दर्शा रहे हैं और इसी पराजय संकट को यहाँ व्यक्त करते हुए श्री राम के हृदय में किस प्रकार झंझावत की भांति उमड़ रहा है, इसको निराला जी ने यहाँ बताया। इसके साथ साथ निराला जी ने इस कविता में युगीन चेतनाओं को और आत्मसंघर्ष को हमारे सामने प्रस्तुति किया है। निराला जी की इस रचना पर कृतवास रामायण का प्रभाव है। हालांकि उसके बावजूद भी निराला जी की मौलिकता है और इस मौलिकता को लिए हुए ये कृति कालजयी कृति बन गई है। राम की शक्ति पूजा की दृश्य समग्रता एक युद्ध स्थल है। संकट की घड़ी में, विपदा की घड़ी में, आपत के समय, आपातकाल के समय प्राय आगामी रणनीति पर चर्चा के लिए सभाएं की जाती है, सभाओं का आयोजन किया जाता है, सभाएं बुलाई जाती है। राम श्वेत शिला पर आरूढ़ होते हैं, उस श्वेत शिला पर बैठते हैं। उनके जो मंत्री हैं, सुग्रीव है, विभीषण है, जामवंत जी है, नलनील है, गवाक्ष हैं, सभी वहाँ उपस्थित होते हैं। मंत्रणा होती है, विचार चलते हैं। लक्ष्मण जी राम के पीछे खड़े रहते हैं।
हनुमान करपत प्रक्षालन के लिए जल लेकर उपस्थित होते हैं। तो ये दृश्य, इस प्रकार का दृश्यावली हमारे सामने आती है। संपूर्ण सेना दिन भर के युद्ध के परिश्रम से थकी हुई होती है, इसलिए सेना को आराम का आदेश दे दिया जाता है और इन मंत्री मंडलों के साथ श्री राम विचार करते हैं, मंत्रणा करते हैं। इस स्थान पर निराला जी पुनः प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, उनका सहारा लेते हैं। आसन पर पराजय संकट का एक डरावना चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और इस चित्र के माध्यम से पराजय की आशंका किस प्रकार से राम के मन में आगमन करती है वो भी बताते हैं। उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि शक्ति का आयोजन किया जाए और इसी निर्णय को आधार बना करके निराला जी ने इस कविता की रचना की। तो ये कहा जा सकता है ये एक नया प्रयोग है जो 312 पंक्तियों में निराला जी ने इसकी रचना की। इसके साथ इसमें पराजय, हताशा और निराशा से व्यथित व्यक्ति के मन को दर्शाते हुए किस प्रकार आशा का संचार हो, किस प्रकार आपात परिस्थितियों से मुकाबला किया जाए, इस बात को यहाँ बताया है। इसके साथ युगीन चेतना का समावेश इसमें किया गया, प्रतीकों का प्रयोग किया गया, प्रतीकों के माध्यम से कथा को गति प्रदान की गई।